गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू टीएसएन स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संचयन से पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 में आपको मधुकर उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है दिए जल उठे। इसके पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से रास में जो आंदोलन हुआ था, जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल को भाषण देते हुए अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उस गिरफ्तारी से नाराज होकर गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की जो तारीख थी उसको बदल दिया और 12 मार्च से पहले ही इस अभियान को शुरू कर दिया। ये दांडी कूच की जो यात्रा थी, मैंने आपको बताया कि अंग्रेज सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था जिससे गरीब जनजीवन जो था वो अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि जो नमक जो है वो गरीब वर्ग का भी एक जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। नमक के बिना हमारा जो जीवन है वो बेस्वाद है ना। इसलिए कहा गया कि गरीब व्यक्ति किस प्रकार से टैक्स भरेगा, इसलिए गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर नमक अपने हाथों से नमक तोड़कर इस कानून को तोड़ा, इस टैक्स को तोड़ा। और वे चाहते थे कि जो भी हमारे साथ इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, उन्हें अंग्रेज सरकार से कोई नुकसान ना पहुंचे। इसलिए वे यही चाहते थे कि लोग जो हैं क्या करें, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो रास है उसमें गांधी जी का भव्य स्वागत किया, वहाँ के दरबारियों द्वारा भी उनका स्वागत किया गया और इस आंदोलन में हिस्सा लिया गया। और उस आंदोलन में गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वह आपकी सेवा में इस गिरफ्तारी का उन्हें पुरस्कार मिला है, मतलब आपकी सेवा करते हुए वे अंग्रेज सरकार के अधीन हो गए हैं। इसीलिए लोग जो अंग्रेजों के साथ गंदगी की तरह, मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें अपना निजी स्वार्थ भुलाकर इस्तीफा दे देना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारे हिंदुस्तान की तरफ, हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, और ये अलग अलग प्रकार के जो टैक्स इन्होंने लगा रखे हैं जिससे गरीब वर्ग जो है वह बड़ा ही दुखी हो रहा है, इस चीज़ में अपना इसको दूर करते हुए अपना योगदान दें, क्योंकि सरकार कब तक लूट मचाती रहेगी और कब तक आपका खून चूसती रहेगी। अब तो आप लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। गांधी जी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल गिराए हैं या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो एक अच्छी बात है, मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज जाएगी। राजद्रोहियों को तो काला पानी देश निकाला फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। अब गांधी जी कह रहे हैं कि अगर मुझे भी कोई गिरफ्तार करता है तो ये उनके लिए अच्छी बात होगी और सरकार को इस बात पर शर्म आएगी, लज्जा आएगी। क्यों? क्योंकि वह सोच रहे हैं कि हम राजद्रोही हैं, है ना, लेकिन हम राजद्रोही नहीं हैं, हम देश की सेवा में अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे, कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर वापस आना, स्वराज लेकर वापस आना, क्योंकि अभी जो हमारा राज्य है, अभी जो हमारा देश है वो किसके अधीन है? अंग्रेज सरकार के अधीन है। इसलिए हमारा जो राज्य, हमारा जो देश है वो वापस अपने पास आ जाना चाहिए। जो गिने चुने स्वार्थी लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों के अधीन कर रखा है, जो लोग हमारी गुप्त बातों को अंग्रेज सरकार तक पहुंचाते हैं, उन लोगों का सर्वनाश करके आप स्वराज वापस लेके आए। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे का था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया।
जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। ब्रितानी मतलब ब्रिटिश कुशासन, अंग्रेज सरकार द्वारा जो शासन चलाया जा रहा है, जो गरीब लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस राज्य में रंक से राजा तक सब दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नाचती है, नाचने को तैयार है। ये राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। मतलब कि अंग्रेज सरकार जिस प्रकार से राजाओं को अपने इशारों पे नचा रही है, वह उस इशारों पर उनके आधार पर नाच रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर दुखी है। कोई भी व्यक्ति अपने मन से कार्य नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति को उनके इशारों पर नाचना पड़ रहा है। और ये राज कैसा है? राक्षसी राज है। जैसे राक्षस अगर हमारे सामने आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डर जाते हैं, और जैसा वह कहते हैं उसके अनुसार उनका कार्य पूर्ण करते हैं। तो उसी प्रकार अंग्रेज सरकार को यहाँ पर किसकी संज्ञा दी गई है? राक्षसों की संज्ञा दी गई है ना। इसीलिए अंग्रेज सरकार का संहार करना चाहिए, उनका नाश करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर ले। गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहें, लोगों का सुख दुख समझें, तभी सच्ची यात्रा है। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि उन्हें ये यात्रा किसी वाहन में बैठकर पूरी नहीं करनी है, वह पैदल चलकर इस यात्रा को पूर्ण करना चाहते। कोई हवाई जहाज, कोई मोटर गाड़ी या कोई बैलगाड़ी नहीं चाहिए। अगर आप इनमें बैठकर अगर अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं है। अगर आप यात्रा में कष्ट सहें, सुख दुख को समझें, तभी वह आपकी यात्रा सच्ची यात्रा है। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा है यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझाने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी का कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही ना रहे। मतलब अंग्रेज सरकार इतनी स्वार्थी हो गई थी कि समुद्र के किनारे जो समुद्र का पानी नमक छोड़कर चला जाता है, वह क्या कर रहा था? सरकार ने उन्हें मतलब वो जो नमक जो किनारों पर इकट्ठा हो गया था, उस नमक को उठाकर उन्होंने नष्ट करवा दिया। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को अभी आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर ही पूरी करूंगा। क्योंकि गांधी जी ने पहले ही कहा था, अगर आप यात्रा में कष्ट नहीं सहेंगे, अगर आपको किसी के सुख दुख का पता नहीं चलेगा, तो वह आपकी यात्रा जो है वो सार्थक नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने कहा, यह यात्रा कौन सी है? धर्म यात्रा है, इसको मैं चलकर ही पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया। आधी रात का इंतजार करते हुए मही नदी के तट पर उस गुप्त अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था, क्योंकि लोग वहाँ पर आंदोलन था, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। भजन मंडली थी, दांडिया रास में निपुण दरबार था। उनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास सरकार का नाच, देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। मतलब ये जो है दांडिया रास का क्या है, यानी जो दांडी यात्रा हम कर रहे हैं उसमें किस प्रकार से, मतलब रास में किस प्रकार से इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया, जो सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, ये दांडी यात्रा को पूर्ण करने के लिए किस किस का योगदान था? वल्लभ भाई पटेल का था, विट्ठल का था, गांधी जी का था ना। सब ने अपनी यात्रा पूर्ण की। गांधी को नदी पार करवाने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी।
उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रही का निषाद राज कहना शुरू कर दिया। इसके बाद बदलपुर में काफ़ी ज़मीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथ में दिए थे। यही नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास के आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे महीसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटने तक पानी में नाव में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। मतलब अब जो लोग इतना घना अंधेरा था, लोगों के हाथ में क्या थे? जलते हुए दिए थे। दियों की रोशनी में ही गांधी जी ने नदी को पार किया। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे। प्रतिध्वनि मतलब एक तरफ आवाज़ लगाई जा रही हो और दूसरी तरफ से वही आवाज़ हमें सुनाई दे रही हो। लेकिन ऐसा नहीं था। नदी के दोनों तरफ लोग अपने हाथों में दिए लेकर गांधी जी का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। महीसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने के लिए चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े हुए थे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। तो जो लोग थे वो दिए लेकर इस सत्याग्रह आंदोलन में अपना योगदान दे रहे थे, ताकि लोग अंधेरे में इस दलदली जमीन को पार ना करें। लोगों ने अपने हाथों में सैकड़ों दिए लेकर उस नदी को पार कराया, इस तट पर भी और उस तट पर। मतलब गांव वालों का भी इतना पूर्ण सहयोग था, क्योंकि गांधी जी जो यह यात्रा कर रहे थे वह स्वयं अपने लिए नहीं करते, निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? लोगों के लिए कर रहे थे, ताकि लोगों को इस नुकसान से वह उभार सके और अंग्रेज सरकार का जो उनको ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे उसका सर्वनाश कर सके। तो ये जो यात्रा थी, दांडी यात्रा, कैसी यात्रा थी? धर्म यात्रा थी, जिसे वह पैदल चलकर ही पूर्ण करना चाहते थे। धन्यवाद।